Friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of December 2022 19 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जिनको यूपीएससी 2023 या यूपीएससी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक पोर्शन में हेल्प चाहते हैं तो वो हमारे यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी अगर आप ज्वाइन करें तो यू कैन स्टिल वॉच लेक्चर्स, उसमें ऑलरेडी हैं, आपके लिए एक्सेस रहेगी जब तक आप चाहें, एंड यू कैन वॉच द वीडियोज़ फ्रॉम देयर। temsis.com/plan में जाकर के आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। पहला सवाल है, बेस एडिटिंग वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। बेस एडिटिंग अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको बताना है किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन आर ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बी क्लाइमेट फिनेंस, थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, या फोर्थ है जीनोम एडिटिंग। तो आपको बताना है कि बेस एडिटिंग इनमें से किससे रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज जीनोम एडिटिंग, है ना। बेस एडिटिंग मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज अमंग द हैवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स। सेकंड, द हैबिटेट हैज बीन encroached by solar power projects, and third, it has been identified as one of the species for the recovery program under the integrated development of wildlife habitats। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 and 2, 1 and 3, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर अगेन फॉर दिस इज 1, 2 and 3, तीनों ही सही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था पीएम विकास स्कीम के बारे में। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट एम्स एट overall development of rural farmer families with focus on early child education। second statement है, the scheme is being implemented by the Ministry of Minority Affairs। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 only, 2 only, both है नन। बहुत ही अच्छा सवाल है, आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आप लोग को मैंने कल भी बताया था कि ये जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं या माइनॉरिटी से संबंधित जो स्किल डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड प्रोग्राम है। लेट मी टेल यू अगेन, टू इम्प्रूव द livelihood of minorities, particularly the artisan communities, using components of skill development, education, women entrepreneurship and leadership। इसका सही स्टेटमेंट होगा। ये गलत स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रूरल फैमिलीज के लिए है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंट पेज, द फोटो सेज इट ऑल। यू ऑल नो हु इज द चैंपियन फॉर द वर्ल्ड कप 2022। इट्स अर्जेंटीना डिफीटिंग फ्रांस इन द फाइनल्स, एंड द मैच वॉज, मतलब I hope you have seen this match. I will love that you have seen this match, क्योंकि amazing, this was an amazing match, है ना। तो कोई इस लेवल का तो कोई मैच हुआ ही नहीं। मतलब द मैच बिफिटिंग अ फाइनल, मतलब कि जो फिट होता है कि एक फाइनल में ऐसा होना चाहिए, इमेजिनेशन जैसा होता है, वैसा ये मैच था। एंड अमेजिंग मैच, फाइनली अर्जेंटीना बीटिंग फ्रांस एंड इन द पेनाल्टी शूट आउट्स 4-2। अमेजिंग अमेजिंग, नो वर्ड्स फॉर दैट, है ना। तो आई होप यू हैव सीन दिस। अब काफ़ी इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूपीएससी हालांकि टारगेट करता है ऐसी चीज़ों को। लास्ट ईयर स्पोर्ट्स में आपने पता होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, है ना। तो वर्ल्ड फुटबॉल के ऊपर भी पूछा जा सकता है। हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इन द लास्ट पेज जब स्पोर्ट्स सेक्शन में आएंगे। तो अगला जो न्यूज़ है वो है, सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम 3 नेशंस। तो यहाँ पे 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स, 3 नेशंस के जो लोग हैं उनके लिए सिटीजनशिप का पाथ ईजी किया जाएगा। कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज़ हैं तो बात कर लेते हैं। हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन। दीज आर द 6 कम्युनिटीज़, हिंदू, सिख, पारसीज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन। दे फ्रॉम 3 कंट्रीज़। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर ये लोग आ गए हैं, कब आ गए हैं? इसके जो अभी कट ऑफ डेट है वो है 31 दिसंबर 2009। जो 31 दिसंबर 2009 के पहले आए हैं वो लोग, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो वो अपने वीज़ा पासपोर्ट की जानकारी होम मिनिस्ट्री को दें। होम मिनिस्ट्री उनको रिवैम्प करेगी उनके सिटीजनशिप को। द सिटीजनशिप पोर्टल इज देयर विच कैन एक्सेप्ट द वीज़ाज एंड पासपोर्ट्स विद एक्सपायर्ड वैलिडिटी एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर प्रोसेसिंग द सिटीजनशिप एप्लीकेशन ऑफ हिंदू, सिख, पारसी, Christian, Buddhist and Jains from 3 countries. The 3 countries are Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. I hope you got clarity. तो exactly it is not the Citizenship Act, but उसके जैसा ही provision है जो कि किया गया है। तो I hope you got clarity regarding that. आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बात करते हैं आईएनएस मॉर्मुगाओ कमीशनड इनटू नेवी। आईएनएस मॉर्मुगाओ जो है एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, लिख लीजिएगा। आईएनएस मॉर्मुगाओ एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है विच इज़ अंडर प्रोजेक्ट 15B। याद रखिएगा, इट इज़ अंडर प्रोजेक्ट 15B। इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। बात करें प्रोजेक्ट 15B की, तो इसमें 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनने थे। याद रखिएगा, 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनने थे। प्रोजेक्ट 15B या P15B कहा जाता है। एंड ये मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि आपका मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एंड 4 शिप्स बनाने थे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, जो कि साइन किया गया था 2011 में। 2011 में ये साइन किया गया था। एंड दीज शिप्स आर अमंग्स द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। तो ये मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं वर्ल्ड के। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है, सेंसर पैकेजेस हैं, एडवांस्ड स्टील्थ फीचर हैं, हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इज देयर, है ना। और ये सारे इक्विप्ड है, ब्रह्मोस के साथ इक्विप्ड रहते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है आईएनएस मॉर्मुगाओ, नाम याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है हाई कोर्ट अलाउज रैंडम डोप टेस्ट फॉर एविएशन पर्सनल। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैक स्टोरी बता दूं। देखो, डीजीसीए जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो होता है, उन्होंने 2021 में एक रूल लेकर के आए थे। 2021 में जो रूल लाया गया था वो ये था कि किसी भी समय किसी भी एविएशन पर्सनल का, चाहे वो क्रू मेंबर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे कोई भी सपोर्ट स्टाफ हो जो कि एसोसिएटेड हो एविएशन फ्लाइट से, उसका रैंडम डोप टेस्ट किया जा सकता है। डोप टेस्ट आप सबको पता होता है कि ये ड्रग्स को पता करने के लिए, एक्सटेसी ड्रग्स को पता करने के लिए होता है, जैसे कि एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, कैनाबीज, कोकेन, ओपियोइड्स, बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजिपीन, MDMA, एक्सटेसी, ये सारे अलग अलग ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। लिख लो आप लोग नाम भी, एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, कैनबीज, कोकेन, ओपियोइड्स, barbiturates, benzodiazepine and MDMA, ecstasy. These are all different kinds of drugs which are taken, and इन्हीं ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए किसी भी समय रैंडमली किसी भी एविएशन पर्सनल का ड्रग टेस्ट किया जा सकता है, ब्रेथ टेस्ट किया जा सकता है, वेदर दे आर टिप्सी और नॉट, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ये डीजीसीए ने 2021 में रूल निकाला था, दे इशूड दैट रूल। एंड इसके अगेंस्ट काफ़ी लोग चले गए थे, कोर्ट में भी चले गए थे कि ये एक तरीके से गलत है ना। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि रैंडम डोप टेस्ट होना चाहिए। यस, रैंडम डोप टेस्ट शुड बी देयर फॉर द एविएशन पर्सनल बिकॉज द लाइफ ऑफ मैनी पैसेंजर्स डिपेंड अपॉन देम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अपन बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें ये देखेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किया जाए। एडिटोरियल 1 अपन देख लेते हैं, इंडियाज़ क्रशिंग कोर्ट बैकलॉग्स, आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ऑथर ने बताया कि रिसेंटली, कल मैंने आप लोग को बताया था सीजीआई का कहना था, याद है आप लोग को, सीजीआई और लॉ मिनिस्टर की मैंने बात बताई थी। बैकग्राउंड इसका यही है, ये आपका GS2 का एक आर्टिकल रहेगा जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जुडिशियल रिफॉर्म्स से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड ये टॉपिक है। जुडिशियल रिफॉर्म्स में आप लिख सकते हैं इसको। तो अब देखो क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जुडिशरी में जो इशू है वो है बैकलॉग के, द बैकलॉग केसेस। एंड इसके बारे में एक तो हमारे लॉ मिनिस्टर का कहना था कि जो बहुत सारे फ्रिवलस जो PILs आ जाते हैं, और जो हमारे CGI था उनका ये कहना था कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है जो उसको नहीं सुनने चाहिए थे, है ना। तो सिस्टम के कारण ही ऐसा हो गया है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो यहाँ पे ऑथर ने उन्हीं केसेस को सॉल्व करने के लिए बताया कि देखो क्या है, हर आदमी आपको क्या सोल्यूशन देगा, हर आदमी आपको सोल्यूशन देगा कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दो, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, ये सारी चीज़ें करो। बट दे आर वेरी, मतलब दे आर नॉट द फाइनल सोल्यूशंस दैट कैन बी डन, देयर आर स्टिल सम अदर सोल्यूशंस विच कैन बी टेस्टेड फॉर। तो यहाँ पे ऑथर ने वही चीज़ बताई कि कौन कौन से दूसरे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या आउट ऑफ बॉक्स सजेशंस हैं जो कि हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले यहाँ पे बताया कि सबसे पहला जो आप कर सकते हो ये कर सकते हो कि जो हमारे
मतलब रिटायर्ड जजेस हैं, यू कैन स्टार्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द रिटायर्ड जजेस। सबसे पहली चीज़ जो सोल्यूशन ऑथर ने दिया कि रिटायर्ड जजेस की आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लीजिए। क्या होता है, हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स, आप सबको पता होगा 62 ईयर्स में रिटायरमेंट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट में यही चीज़ 65 ईयर्स है। तो ऑथर ने कहा कि भाई 62 to 65 आप हाई कोर्ट के जजेस का यूज़ क्यों नहीं करते, वाई आर यू नॉट यूजिंग देम। स्टिल आफ्टर 65 ईयर्स जजेस आर, बहुत सारे इमैक्युलेट जजेस हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और करते करते उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो यू कैन यूज़ दिस रिटायर्ड जजेस अलॉट। तो आप, दैट इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन कि अलग से आपको भर्ती नहीं करना पड़ेगा, आपको पता रहेगा कौन सा व्यक्ति जज रहा है, कौन सा क्या रहा है, तो आप डायरेक्टली उनको रिटायर्ड जजेस को यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो मैकेनिज्म ऑथर ने बताया, इसको लिख लीजिएगा सजेशंस में। पहला, रिटायर्ड जजेस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, उनके एक्सपीरियंस का, उनके नॉलेज का यूज़ हो। दूसरा, ऑथर ने कहा कि आपको अलग से कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं, आप ऑनलाइन जस्टिस दो, you just take the help of online justice. Second suggestion is use technology as much as you can. Use VC या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैकेनिज्म, यूज़ ऑनलाइन पेशी या ई पेशी जिसको हम बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म यूज़ करिए और ई पेशी के माध्यम से आप चीज़ें देखिए। तो दीज थिंग्स आर देयर विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस सेकंड सजेशन। कोविड के समय हमने देखा कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, अभी वापस से फिजिकल काफ़ी शुरू हो गया है, लेकिन द गवर्नमेंट स्टिल सेज, द ऑथर स्टिल सेज दैट कि ऑनलाइन जस्टिस इज़ वन ऑफ द बेटर फॉर्म्स टू चेक द बैकलॉग्स एंड ऑल। तीसरा जो ऑथर ने सजेशन दिया है वो ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं विच डू नॉट रिक्वायर द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन। तो ये केसेस इजीली आपका मीडिएशन से या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सॉल्व हो सकते हैं। तो जस्ट हैव अ क्लासिफिकेशन प्रॉपरली फॉर दैट। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो मीडिएटर का काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप एक मीडिएशन के लिए स्टार्ट करिए। दूसरा, आप एक एन ऑल इंडिया मीडिएशन सर्विस भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन द लाइन्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है ना। तो जैसा जुडिशियल सर्विसेज है वैसे ऑथर ने कहा कि ऑल इंडिया मीडिएशन सर्विसेज आप स्टार्ट करें, और बहुत सारे केसेस जहां पे लिटिगेशन कैन बी अवॉइडेड, वहां पर आप इस तरीके से मीडिएशन या जो रिकन्सिलिएशन है, मीडिएशन है ना, आर्बिट्रेटर हैं, इस तरीके से अलग अलग जो ADR मैकेनिज्म्स हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों ही सजेशंस जो हैं वो आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल था और इस तरीके के सजेशंस भी काफ़ी बेहतरीन थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई, यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ी है और क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय, बहुत सारे अच्छे काम विवेक देबरॉय जी के कारण हुए, जिसमें से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लगभग 2000 एक्ट्स, स्टैट्यूट्स, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस विच इंक्लूडेड डजन्स ऑफ अप्रोप्रिएशन एक्ट, एक्साइज एक्ट, फॉरेन रिक्रूटिंग एक्ट, एलिफेंट प्रिवेंशन एक्ट 1879, बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1836, ये सब अब बिल्कुल मतलब कम हो चुके हैं। दे हैव बीन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे ऑब्सोलीट जो लॉज हैं, बहुत सारे जो ऑब्सोलीट लॉज थे वो हटा दिए गए हैं। तो गुड गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा की होता है कि जो ऑब्सोलीट लॉज हैं उनको आप हटाते जाएं और केवल टाइम के साथ जो सिंक्रोनाइज्ड लॉज हैं उनको ही आप रखें। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने वही चीज़ बताई। दूसरा, ऑथर ने बोला कि गुड गवर्नेंस के रूप में हमने जो काम किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले क्या होता था कि जो पिक्यूनरी बेनिफिट होता था, अगर किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया जाता था विदाउट थिंकिंग अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट के रूप में लिया जाता था पब्लिक सर्वेंट के। लेकिन इसमें होता क्या था, कई बार ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी, भैया नहीं आपने चेक किया 10 जगह का रेट, आपने किसी एक प्राइवेट एंटरप्राइज से ले लिया, आपको इमरजेंसी थी, तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी इस क्रूअल लॉ का वो बन जाते थे। तो यहाँ पे इसको चेंज किया गया और गवर्नमेंट ने फाइनली इसको स्क्रैप किया फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ताकि जो गुड गवर्नेंस है वो इनेबल किया जा सके। कई बार इमरजेंसी में अगर आपको कुछ प्रोक्योरमेंट करना है तो आप कर सकें। इसके अलावा ऑथर ने बोला कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, चाहे डिजी लॉकर हो, चाहे कंप्लायंस पोर्टल्स हों, ये सब काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है फॉर गुड गवर्नेंस। जैसे हमने GST देखा, हमने पैन देखा, पैन आधार लिंकेज देखा, बैंक अकाउंट देखा, आजकल कितनी ज़्यादा जो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड हुई है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑथर ने कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया, कुटुंब यानी कि फैमिली बेनिफिशियरी डेटाबेस, फ्रूट्स यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्वामित्व यानी कि ड्रोन बेस्ड प्रॉपर्टी एंड लैंड मैपिंग और सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद
इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज, देन ग्रामा वन यानी सिंगल पॉइंट असिस्टेंस सेंटर फॉर सिटीजन सेंट्रिक एक्टिविटीज एट पंचायत लेवल। कितनी सारे गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं बिकॉज विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल। इसके अलावा ऑथर ने दिया है कि नो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एनी कॉमन पोर्टल थ्रू विच बिजनेसेस इवन गेट टू नो फुल्ली द एक्सटेंट ऑफ द कंप्लायंस बर्डन विच इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। तो यहाँ पे ऑथर ने सजेशन दिया है कि एक कॉमन पोर्टल आप बना लें जिसमें बिजनेसेस को ये पता चल जाए कि क्या क्या अलग अलग कंप्लायंसेस हैं जो उनको पूरे करने हैं, है ना। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आएगा और गुड गवर्नेंस की तरफ भी एक अच्छा स्टेप होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट सजेशंस एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ऑथर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मास्टर सर्कुलर है ना, कि जिसको जो कि बनाया गया था आरबीआई द्वारा। तो आप इस तरीके का एक मास्टर सर्कुलर बना सकते हैं, मास्टर पोर्टल बना सकते हैं, कॉमन पोर्टल बना सकते हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल फॉर एनजेंडरिंग द गुड गवर्नेंस। यहाँ पे एग्जांपल ऑथर ने दिया है कि स्टार्टअप जैसे कि अवंतरी एंड rephrase.ai का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मास पर्सनलाइजेशन इन एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियलाइजेशन कम्युनिकेशन ये किया जा रहा है। तो एआई का और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ गवर्नमेंट करे, हाँ, बट कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ द डेटा, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एआई और जो मशीन लर्निंग है उसका यूज़ आप करके बहुत कुछ एडवर्टाइजिंग में, कम्युनिकेशन में और बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं बेनिफिट। इसके अलावा ऑथर ने ये लास्ट कहा है कि यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ करना है तो आपको जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे बढ़ेगा, जब ऑब्वियस सी बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, प्लस लोग जो टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं अगर वो लोग अपना टैक्स सबमिट करेंगे तो, है ना। तो जहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो यूएस में 45% है, वहीं हमारा केवल 11 से 12% है। तो वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, है ना। तो पीपल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गुड गवर्नेंस से एनलाइटेंड सिटीजंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था ये भी। आई होप आपको दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। और ये जो आर्टिकल है गुड गवर्नेंस वाला, ये भी आप GS2 में लिख सकते हैं, है ना। GS2 में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और गुड गवर्नेंस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर किया जा सकता है, या इंडिया ने क्या किया है गुड गवर्नेंस के ऊपर। तो ये भी GS2 का ही टॉपिक है। आई होप यू विल राइट इट डाउन। आगे मूव करते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी। अब यहाँ पे 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। 279A1 के तहत कहा गया था कि 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट जीएसटी बनाएंगे काउंसिल, और 279A4 के तहत उसके अंदर पावर क्या क्या है वो दी गई हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज 3 आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल। इसका जो चेयरमैन होता है वो फिनेंस मिनिस्टर रहता है। निर्मला सीतारमण जी ने इसको हेड किया था। और अभी कल जो इन्होंने कुछ जो चेंजेस किए हैं वो रिकमेंडेशन है। फर्स्ट, जैसे कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा अब ईजी बनाया गया है, और जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो पहले क्रिमिनलाइज्ड थे, अब उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। मतलब जो उसमें पनिशमेंट का फैक्टर है, जेल टर्म है, वो हटा दिया गया है। हो सकता है पिक्यूनरी फाइन अभी भी लगा हो, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन यानी कि उसमें जो जेल टर्म है वो रिमूव कर दिया गया है ना, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो टैक्स अथॉरिटीज़ आपको पता है कि जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ई-वे बिल्स और जीएसटी रिटर्न्स चेक करते हैं कि इवेजन किसने किया है ना। इवेजन करके वो मतलब ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कई सारे इसमें क्रिमिनल पेनल्टीज़ भी इंक्लूडेड हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन भी है ना। 2 तरीके की पेनल्टीज़ हालांकि इसमें लगती है। एक तो इसमें फाइन्स और सीजर लगता है, मतलब एक तो या तो आपका सीजर हो जाएगा प्रॉपर्टी का और दूसरा फाइन लगेगा। दूसरा इसमें क्रिमिनल पनिशमेंट या क्रिमिनल पेनल्टी लगती है जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी आता है, ठीक है ना। एंड ये दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इम्प्रॉपरली क्लेम्ड, इस पर डिपेंड करता है कि कितना टर्म है, कितना प्रेजेंट सेंटेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। और जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल और बेलेबल एंड नॉट कॉग्निजेबल एंड बेलेबल में डिवाइडेड है। ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है ना। तो ये आपको ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया क्या किस तरह की पनिशमेंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो वो विच आर द ऑफेंसेस अंडर जीएसटी लॉ विच अट्रैक्ट आईपीसी एंड सीआरपीसी प्रोविजन। तो इफ अ ग्रुप ऑफ 2 persons और मोर एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट लाइक टैक्स इवेजन, फ्रॉड, देन दे आर हेल्ड लायबल
अंडर द एक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से दो व्यक्ति मिल करके कमिट करते हैं तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। सेक्शन 120A आईपीसी का जो है वो डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। सेक्शन 120B डील करता है पनिशमेंट फॉर द सेम, एंड सेक्शन 46 जो सीआरपीसी का है वो डील करता है कि अरेस्ट किस तरीके से होगा, ठीक है ना। एंड इसके अलावा सेक्शन 69 जो है सीजीएसटी एक्ट का वो प्रोवाइड करता है पावर टू अरेस्ट अ पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर व्हेन ही बिलीव्स दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132। तो सेक्शन 132 ऑफ द सेक्शन 132 जो है उसके अंतर्गत अगर किसी कमिश्नर को लगता है कि कमिश्नर रैंक ऑफिसर को लगता है कि किसी ने ऑफेंस किया तो वो 69 के तहत, सेक्शन 69 जीएसटी एक्ट के तहत, सीजीएसटी एक्ट के तहत पावर टू अरेस्ट रखता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो इस तरीके से सीआरपीसी आईपीसी के प्रोविजन है जो कि कॉल किए जा सकते हैं अंडर द जीएसटी लॉ एज वेल। अब डीक्रिमिनलाइजेशन किया है, मतलब बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपन थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जीएसटी एक टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है जीएसटी, आप सबको पता है। एंड एक लॉ जो है अगर आपको क्रिमिनलाइज करता है तो एक आपके अंदर चिलिंग इफेक्ट आता है, मतलब कि आप फिर बहुत ही घबराने लगते हो उस जगह पे काम करने से। तो गवर्नमेंट ने जब इसको डीक्रिमिनलाइज किया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, जो लोग इस मार्केट का हिस्सा नहीं बनना चाहते होंगे बिकॉज ऑफ द जेल टर्म एंड ऑल दीज थिंग्स। तो कई लोग इससे दूर रहते थे, तो इन्वेस्टर्स डिस्करेज होते थे। बट नाउ वंस इट इज डीक्रिमिनलाइज, सम ऑफ द थिंग्स आर डीक्रिमिनलाइज, देन व्हाट विल हैपन, द इन्वेस्टर्स विल बी मोटिवेटेड टू कम अंडर द जीएसटी रेजिम, तो वो आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा दो और चेंजेस किए गए हैं, रिकमेंडेशंस हैं, सॉरी, रिफंडिंग द अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, रिफंड करना टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, एंड सेकंड फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। ई कॉमर्स की फैसिलिटी माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए भी। तो पहला रिफंडिंग द अनरजिस्टर्ड देख लेते हैं कि पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था for claim of refund of a tax borne by unregistered buyers in case where the contract agreement of suppliers like construction of flat house and all is cancelled at the time of issuance। मतलब कि तो इसमें क्या होता था कि जो लोग अनरजिस्टर्ड बायर्स हैं, मान लो कोई वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, बट वो कैंसिल हो जाए, है ना, इश्यूएंस के टाइम पे ही वो कैंसिल हो गया। अब जैसे आपका टिकट होता है, कई बार आप बुक करते हैं बट वो कैंसिल हो जाता है, तो आपका रिफंड आता है ना। तो ये रिफंड मैकेनिज्म नहीं था, बहुत कोई प्रॉपर रिफंड मैकेनिज्म नहीं था। तो ये रिफंड मैकेनिज्म करने की बात की गई कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में ही रिफंड मैकेनिज्म नहीं था। रजिस्टर्ड में तो रिफंड हो भी जाता है लेकिन अनरजिस्टर्ड के केस में नहीं था। तो यहाँ पे एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है। दूसरा डीक्रिमिनलाइजेशन जो किया गया है वो लिख लीजिएगा आप लोग कि डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है अंडर सम सर्टेन सेक्शंस ऑफ 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 132 जो है सीजीएसटी एक्ट का, उसके अंदर ही डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है कई एक्ट्स का, तो वो आप ज़रूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि यहाँ पे जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उसके ई कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी रिकमेंडेशन दिया गया। तो दीज आर रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ, जैसा कि मैंने कहा कि ये रिकमेंडेशंस हैं एज ऑफ नाउ, तो इनको आप रिकमेंडेशंस में ही लिखिएगा। लेट्स सी अहेड नाउ। आगे बढ़ते हैं, डी फेक टेक्नोलॉजी एंड वाई इज चाइना रेगुलेटिंग दिस। तो चाइना ने अभी रिसेंटली साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो चाइना का है उसने एक साइबर स्पेस रेगुलेशन निकाला जिसके तहत उन्होंने डी फेक टेक्नोलॉजी को और जो इन टेक्नोलॉजीज़ को रेगुलेट करने की बात कही है, ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन है या डी फेक टेक्नोलॉजी उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, डीप सिंथेसिस क्या होता है, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी इन सब का यूज़ करके ऐसे टेक्स्ट, वीडियो और इमेजेस या ऑडियो जनरेट किए जाते हैं जो कि रियल लगते हैं लेकिन वो रियल होते नहीं हैं। जैसे कि कई पोर्नोग्राफिक उसमें आपने देखा होगा कि द फोटोग्राफ ऑफ द celebrities are used instead of those who are actually there, है ना। तो कई ऐसी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं डीप फेक टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। आई होप यू विल नो दैट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीप फेक्स आर अ कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियो पुट टुगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लेस अ रियल पर्सन्स अपीयरेंस, वॉइस और बोथ
विथ सिमिलर आर्टिफिशियल लाइकनेस और वॉइसेस। ठीक है ना। तो ये जो टर्म है डी फेक, ये 2017 में ओरिजिनेट हुआ था। रेडिट में एक यूज़र था जिसका नाम था डी फेक, एंड उसने क्या किया था, क्रिएटेड द पोर्नोग्राफिक वीडियोज ऑफ यूजिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड ऑल। तो डी फेक वहीं से स्टार्ट हुआ। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। यूरोपियन यूनियन ने भी अपने जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उनको अपडेट किया है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन वाया डी फेक्स एंड ऑल। ये यूरोप ने भी चेंज किया है, हमको भी जरूर कर लेना चाहिए जल्द से जल्द इसको। नेट डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू अप 20%। यहाँ पे नेट डायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आते हैं, आपका जो आपका इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, ये सारे आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। ओवर 3000 गवर्नमेंट सर्विसेज टू बी एडेड फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। तो लगभग 3100 नए गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं दे विल बी एडेड फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ड्यूरिंग द 5-day गुड गवर्नेंस वीक। 5 दिनों का गुड गवर्नेंस वीक जो है इस बार का, उसमें लगभग 3100 ऐसी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन दी जाएंगी। एंड होस्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस एक्टिविटीज हैव बीन प्लान्ड ड्यूरिंग द नेशन वाइड कैंपेन बेस्ड ऑन द थीम प्रशासन गांव की ओर। इसका नाम है, थीम रखी गई है गवर्नेंस टुवर्ड्स विलेजेस, प्रशासन गांव की ओर। बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था लेट्स गो टू द विलेजेस, है ना, मतलब अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो विलेजेस को डेवलपमेंट करो। तो वही है प्रशासन गांव की ओर, गवर्नेंस टुवर्ड्स द विलेजेस। तो ये याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज ऑन ST लिस्ट स्टिल ऑन द बैक बर्नर। तो यहाँ पे कई कम्युनिटीज़ हैं जिनको इंक्लूड करना है ST लिस्ट में, लेकिन अभी भी वो किया नहीं गया है। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले टास्क फोर्स 2014 में जो बनी थी उसका नाम था ऋषिकेश पांडा कमेटी। तो ऋषिकेश पांडा कमेटी जो है वो बनाई गई थी। उसने लगभग 40 कम्युनिटीज़ ऐसी बताई थी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री जिसको इंक्लूड किया जाना चाहिए ऑन द ST लिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। अब उस कम्युनिटी में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, तो जैसे कंधा कुम्हार कमेटी ये कम्युनिटी, कंधा कुम्हार हो गई, जोड़िया हो गई एंड देयर सिनोनिम्स, देन चुकटिया हो गई, भुंजिया हो गई, सारा हो गई, मनकिड़िया हो गई, पोरजा हो गई एंड बंदा पराजा हो गई, दुरुआ हो गई, पहाड़िया हो गई। दीज आर डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड ये कम्युनिटीज़ हैं उड़ीसा की। दीज आर फ्रॉम उड़ीसा। तमिलनाडु में पुलयान पुलयान कम्युनिटी हो गई, उनके सिनोनिमस। आंध्र प्रदेश में कोंडा कुमारी कम्युनिटी है, कोंडा कुमारी कम्युनिटी, और उसके सिनोनिमस हो गए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम वाले रीजन में लगभग 26 कम्युनिटीज़ हैं। टी ट्राइब्स ऑफ असम आर देयर, जिनको इंडेंजर्ड लेबर के रूप में यूज़ किया जाता था एंड दे वर टेकन फ्रॉम बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। उनको भी इंक्लूड करना चाहिए द ST लिस्ट। दिस वाज एज पर द ऋषिकेश पांडा कमेटी, है ना। इंडेंजर्ड लेबर के लिए रूप में जिसको यूज़ किया जाता था, फोर्स्ड लेबर के रूप में जिनको यूज़ किया जाता था, उनको भी किया गया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। There are certain communities of Chhattisgarh as well. For example, Bharia community, Pando, Gadaba, Bhuyar, Nagsiya, Dhangad and Kond communities. ठीक है ना, and that is the thing which is important. तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियाज सरगम कौशल विंस मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल। तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल सरगम कौशल को मिला है। इसके अलावा इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। इंडिया ने एक नए बायोडाइवर्सिटी फंड की बात की है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि इंडिया अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट कर रहा था 15th COP-CBD में। COP-CBD मतलब COP15 और CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये मॉन्ट्रियल में हो रहा था, जहाँ पे पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क निर्धारित किए जा रहे हैं। क्या निर्धारित किए जा रहे हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पोस्ट 2020 यानी कोविड के बाद के पोस्ट 2020 बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क निर्धारित किए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसे में देखो क्या है, यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे क्या इंडिया ने डिमांड की है। इंडिया ने डिमांड की है कि भैया एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें जो CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उनको हम CBD यानी कि कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी में भी इन्फोर्स कर सकें। अभी हम UNFCCC में सुनते हैं, अब इसको CBD में भी इन्फोर्स करने की बात की जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी का भी नुकसान भी इन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने पॉल्यूट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है CBDR यहाँ पर भी होना चाहिए। दूसरा, एक आपको नया डेडिकेटेड फंड क्रिएट करना चाहिए फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प हो सके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ डिमांड कर रही हैं, इंडिया भी इसकी डिमांड कर रहा है। ठीक है ना। अब वो जो फंड होगा वो
ऑब्वियसली ऑपरेशनलाइज किया जाए ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है 2020 पोस्ट 2020, उसका अभी तक केवल एक फैसिलिटी है, फिनेंशियल फैसिलिटी केवल एक है जिसको हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो 1992 में आई थी। 1992 में रियो अर्थ समिट के टाइम पे आई थी और ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इसमें होता रहता है और एक यूनिक पार्टनरशिप है। लगभग 18 एजेंसीज हैं इसमें, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, नेशनल एंटिटीज़ हैं, इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, फिर इसके अलावा 183 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है आपकी एक तरीके से फिनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि कौन कौन से मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखती है। तो लिख लो इसको आप लोग कि 5 मेजर कन्वेंशंस ये देखती है। मिनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन 5 को मेन देखती है जिसमें से 3 तो आपको पता है, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीसी एंड सीसीडी, है ना। 2 और याद रखेगा, मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी का और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है इसमें, ऑब्वियस सी बात है। अब इसी के तर्ज पे एक दूसरा आपको मैकेनिज्म बनाना है जो कि सीबीडीआर के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो प्लस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रहेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली यहाँ पे हम आ गए हैं लास्ट पेज में, स्पोर्ट्स सेक्शन में। आपको बता दूं कि पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का वो 1930 में हुआ था, पहला वर्ल्ड कप, और पहला वर्ल्ड कप जीता था उरुग्वे ने। तो पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जीता है ब्राज़ील ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राज़ील ने लास्ट जीता था 2002 में, 1994 में। उसके पहले ब्राज़ील ने जीता था आपका ये 1970 में, 62 में, फिर ब्राज़ील ने 1958 में भी जीता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहना चाहिए कि ब्राज़ील ने लगभग 5 बार के आसपास वर्ल्ड कप जीता है। इटली ने भी 4 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है ना। उरुग्वे ने भी जीता है, पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे ने जीता था। एंड अर्जेंटीना का ये तीसरी बार था जब उसने वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना ने इसके पहले 1978 में वर्ल्ड कप जीता था, 1986 में वर्ल्ड कप जीता था और फिर फाइनली अभी 2022 में 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने जीता है। सबसे लंबा गैप जो हुआ है किसी नेशन का दोबारा वर्ल्ड कप जीतने में वो इटली का हुआ है। अभी तक 38 साल का गैप हुआ था इटली में, 38 साल का गैप हुआ था। उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट गैप है किसी एक कंट्री का दोबारा वर्ल्ड कप जीतने में, दैट इज़ अर्जेंटीना। तो इटली का हुआ था जैसे 1938 के बाद अगर आप देखें तो इटली ने फिर उसके बाद 1982 में जीता था, है ना। तो काफ़ी टाइम हुआ था। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। मैन और लियोनेल मेसी जो है ही हैज़ वॉन हिज सेकंड गोल्डन बॉल फॉर बेस्ट प्लेयर। गोल्डन बॉल जो मिलती है वो बेस्ट प्लेयर को मिलती है पूरे टूर्नामेंट की। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं, 2014 में भी इनको मिला था एंड 2022 में भी इनको मिला है, ठीक है ना। अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव मिला था। गोल्डन बूट जो सबसे अधिक गोल मारता है उसको मिलता है, तो किलियन एम्बापे को मिला। एंड लास्ट दीपिका पादुकोण हमारे यहाँ से और इकर कैसिलस जो थे वो ट्रॉफी फाइनली मूव करके ले गए थे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।